अभी हम लोग देखने वाले हैं अमीन्स वाला टॉपिक। तो अमीन्स में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन हम लोग चेकआउट करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स होता कैसे है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो NO2 कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उससे हम लोग कैसे बनाएंगे हमारा अमीन, ठीक है ना। तो NO2 से अगर अमीन बनाना है तो ये एक तरीके का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन कैसे हो गया, देखिए NO2 में क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब रिडक्शन कराएगा कौन, रिडक्शन जो कराएगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो NO2 से RNO2 से जब हमको RNH2 बनाना होगा तो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है SN प्लस HCl। SN HCl टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। SN प्लस HCl बेसिकली यहाँ पे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम लोग एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं। जैसे SN क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, Fe क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, निकिल क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो यहाँ पे जिंक क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ले सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। SN प्लस HCl, Fe प्लस HCl, H2Ni, ठीक है ना, और जिंक प्लस HCl, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मेटल जो होता है, ये जो मेटल रहेगा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जो एसिड रहेगा वो H प्लस देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और H प्लस मिलकर के हाइड्रोजन देंगे, जिसकी वजह से इस NO2 का रिडक्शन NH2 में हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारा नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होता है। तो मेटल प्लस एसिड का हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जब कभी भी नाइट्रो ग्रुप को हमको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। इसी के साथ साथ जो हमारा एक अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, काफी एक्सपेंसिव होता है। तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए, यानी नाइट्रो को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पीडी एथेनॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। पीडी एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली पीडी एथेनॉल क्या हो गया, वही है ना कि प्लेटिनम जो हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, साथ में हमने क्या किया, एथेनॉल का इस्तेमाल कर लिया, तो वो हाइड्रोजन दे देगा। तो कंसेप्ट तो अभी भी वही है कि जब कभी भी रिडक्शन होगा, कंसेप्ट इतना सही है, मेटल प्लस एसिड होना चाहिए, काम हमारा बन जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट में LiAlH4 तो पता ही है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये नाइट्रो को किस में बदल देगा, अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो कौन कौन सा हमको याद रखना है, SN प्लस HCl, Fe प्लस HCl, H2Ni तो वैसे भी याद रहता है हम लोग को, ये हमारा किस में काम आता था, हाइड्रोजन जोड़ने के काम में आता था। जिंक प्लस HCl, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक याद रख लेना है, और क्या याद रख लेना है, H2PD ETOH यानी एथेनॉल। और ये सब याद रखना है, ये सब हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे एथेनॉल हो सकता है, मेथेनॉल हो सकता है, इस मीडियम में हमको ये रिएक्शन करवानी होती है, ठीक है। अब ये हमारी पहली क्या थी, पहली रिएक्शन थी हमारी रिडक्शन, किसका रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन हमने करवाया था, ठीक है। दूसरा होता है अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का हम लोग क्या कराएंगे, अमोनोलिसिस। तो सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आपको देखना जरूरी है। इस रिएक्शन में से हमें काफी सारी चीजें पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो है, पर इसमें बहुत सारी चीजें हमसे पूछ सकता है। जैसे अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं कहां से, अमोनिया से, NH3 क्या है, अमोनिया से, ठीक है ना। तो NH3 में फिर हमने क्या मिलाया, एल्काइल हैलाइड मिलाया। तो NH3 में जब एल्काइल हैलाइड मिलाया तो SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे NH3 था तो एक R आ करके यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक H यहाँ से हट जाएगा, तो RNH2 बन जाएगा। तो अमोनिया से बना प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन में फिर हमने RH डाला तो बना सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन में फिर हमने RH डाला तो बन गया टर्शरी अमीन, ठीक है, टर्शरी अमीन पे आ गए। अब इसके बाद फिर हमने क्या डाला, RH फिर डाला, तो हमारे पास आ गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। जब अमोनिया के चारों बॉन्ड किससे सेटिस्फाई हो जाए, अमोनिया के चारों बॉन्ड कार्बन से सेटिस्फाई हो जाए तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है, क्योंकि जब जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर प्लस आएगा। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनिया सॉल्ट, ठीक है ना, इसको क्वाटरनरी अमोनिया सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर स्टेप में रिएक्शन में होता क्या है कि इस NH3 में जैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 3, तो जब इसको RX यानी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन और एक X निकल जाते हैं। सिमिलरली अगेन रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक X और एक हाइड्रोजन फिर लीव करेगा, फिर रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन और एक X लीव कर जाएगा, ठीक है। अब यहां नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन बचा,
कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, लेकिन इसके पास अभी क्या बचा हुआ है, लोन पेयर। तो अब ये क्या करता है, इस लोन पेयर और एक्स के बीच में रिएक्शन होती है, लोन पेयर और एक्स के बीच में रिएक्शन होती है, और फाइनली ये जो नाइट्रोजन है 4 बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कितने एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल होगा, यहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछता है नंबर ऑफ मोल ऑफ आर एक्स, यानी एल्काइल हैलाइड कंज्यूम फॉर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर एक्स कितने लगे हैं ये बताइए। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कहां से स्टार्टिंग हुई है। सपोज करिए जो रिएक्शन है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। मान के चले हमारी रिएक्शन अमोनिया से ना स्टार्ट होकर के प्राइमरी अमीन से स्टार्ट हुई है। तो पहली चीज याद रखिएगा, जितने हाइड्रोजन उतने तो हमको लगेंगे आर एक्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन, ये याद रखिएगा कितना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन। तो यहां पे कितने हाइड्रोजन थे, 2, तो 2 थे, तो 2 आर एक्स लग गए। प्लस क्या करना है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, एक लोन पेयर बच रहा है। तो टोटल कितनी काउंटिंग हो जाएगी, टोटल काउंटिंग हमारे पास जो निकल करके आएगी वो कैसे आएगी, अगर हमने यहां से स्टार्टिंग करी है तो हमको वो प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि हमको कहां से पूछ रहा है, ठीक है ना। RnH2 की बात कर रहा था, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 RX लगेंगे, और एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो टोटल कितने RX की यूनिट लगेगी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए, 3 लगेगी, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कितने, अगर अमोनिया से भाई पूछा होता है कि अमोनिया से बताइए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए कितने एल्काइल हैलाइड हमें लगेंगे, तो 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, तो टोटल 4 RX की यूनिट लगेंगी। तो देखिए 4 लगे हैं, 1 2 3 4, तो 4 यूनिट लगी। तो इस तरीके से हमसे पूछ सकता है कि अमोनोलिसिस में कितने मोल हमारे आरएक्स के यूज हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो पहली रिएक्शन हमने क्या देखी थी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, रिड्यूसिंग एजेंट में डी ब्लॉक HCl के साथ, डी ब्लॉक के मेटल होने चाहिए, कौन कौन से, Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl और H2Ni, जिंक प्लस HCl हो सकता है, और हमारा प्यारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2PD का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीडियम कैसा रखना पड़ेगा, मीडियम हमको बेसिक ही रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर बोला जाए अल्कोहलिक रख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा दारू वाला, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमने अमोनोलिसिस देखी थी। अमोनोलिसिस में क्या कर रहे थे, अमोनिया को हम लोग आरएक्स खिला रहे थे, अमोनिया को आरएक्स खिला रहे थे, ठीक है ना। अब कितना आरएक्स खाएगा वो तो डिपेंड करता है कि हमारा अमीन के पास या फिर अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन है। अमोनिया का हाइड्रोजन 3 होता है, अमीन के केस में प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है, उसके बेसिस पे आंसर जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल बोलते हैं सीएन को, RCN को बोलते हैं नाइट्राइल। इसका क्या कराना चाह रहे हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन का मतलब होता है, जब हम लोग रेडॉक्स पढ़ते हैं तो बोलते हैं रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एडिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस बोल रहे होते हैं। तो इसके लिए लगेगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद देखिए ये इसका ट्रिक कैसे है, जैसे ये CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहां क्या करिए, यहां पे 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए 2 बॉन्ड आपको हटाना है, तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 1 2, तो जब 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये हो जाएगा CH2 और ये NH2 हो जाएगा, और नीचे बस एक ही बॉन्ड बचेगा। तो इसीलिए जब रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्बन कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, और ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का रिडक्शन किसकी मदद से होगा, अगेन रिडक्शन जो होगा वो H2Ni की मदद से हो सकता है, दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मदद से हो सकता है। यहां देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर सकता है, कीटोन का भी रिडक्शन कर सकता है, नाइट्राइल का भी रिडक्शन कर सकता है। लेकिन जो NaBH4 होता है ना, ये एल्डिहाइड कीटोन का तो रिडक्शन करा सकता है, लेकिन नाइट्राइल्स का रिडक्शन नहीं करा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन के लिए ऊपर हमने जितने पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट वही वाले हैं। कैसे, Ni और H2 हमने अभी ऊपर डी ब्लॉक के एलिमेंट वाले जब हम लोग रिडक्शन देख रहे थे, वहां पे नाइट्रो कंपाउंड का हम रिडक्शन करा करके अमोनिया बना रहे थे, सॉरी अमीन बना रहे थे। तो वहां पे हमने किसका इस्तेमाल किया था, H2 और निकल का इस्तेमाल किया था। कौन कौन से रीजेंट थे, जल्दी से बताओ तुरंत, Sn और HCl था, Fe प्लस HCl था, देखिए यहाँ पे था ना Ni और H2, Ni प्लस H2, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी था, Zn प्लस HCl भी था, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही जब हम लोग नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन करा रहे हैं तो यहां पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं Ni और H2, ठीक है ना।
फिर सोडियम अमलगम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं NaHG। NaHG का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस ROH यानी कोई अल्कोहल ले सकते हैं जैसे मिथेनॉल या इथेनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे NaHG प्लस मिथेनॉल या इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है ही। Sn प्लस HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए Sn और HCl अलग अलग है, लेकिन अगर आपको कभी दे दे SnCl2, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है Sn प्लस HCl, Sn प्लस HCl, Sn प्लस HCl, तो हम लोग क्या करते हैं रिडक्शन करा देते हैं। लेकिन SnCl2 प्लस HCl है तो इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। तो वहां पे Cn जो होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप में। तो ये जो Cl लगा हुआ है, अगर हमें कहीं पे SnCl2 के साथ दिख जाए, SnCl2 के साथ दिख जाए, फिर एसिडिक मीडियम हो, तो इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, और यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। तो Cn से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, Cn से एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको याद रखना है कि Cn से एल्डिहाइड बनता है जब हम लोग स्टीफन रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इतनी रिएक्शन थी प्रिपरेशन की। अब इसके बाद और देखते हैं, अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड का रिडक्शन कराना है हमको, ठीक है ना। तो एमाइड क्या होते हैं, एमाइड हमारे ग्रुप होते हैं RCONH2 और डबल बॉन्ड O, ये एमाइड ग्रुप होता है। तो अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये कहता है ना कि मुझसे जितना H प्लस लेना है उतने H प्लस मैं तुमको दूंगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए एक्सपेंसिव मिलता है। तो ये भर भर के हाइड्रोजन देता है, कहता है जितना मांगोगे उतना दूंगा। तो यहाँ कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन ऊपर दे देगा। तो 2 हाइड्रोजन ऊपर दे दिया तो ऊपर क्या बन गया, H2O बन गया। तो ऊपर H2O बन गया, और हमको पता है वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो वो निकल जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, CH2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एमाइड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया किसमें, अमीन में, ठीक है ना। एमाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमीन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे RCONH2 कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 में। यहाँ पे मीडियम कैसा है, मीडियम हमारा पोलर प्रोटिक है, यानी वाटर है यहाँ पे, ठीक है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमें याद रखना है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिडक्शन किसमें करा रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ नाइट्रो में भी करवा सकता है, हमारा नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा के अमीन बना सकता है। दूसरा चीज, ये नाइट्राइल्स यानी Cn का भी रिडक्शन करा सकता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, किसमें, RCH2NH2 में। और ये किसका रिडक्शन करा सकता है, ये एमाइड का भी रिडक्शन करा सकता है। तो किसका किसका, नाइट्रो का रिडक्शन कराएगा, Cn का रिडक्शन कराएगा, एमाइड का रिडक्शन कराएगा। इन तीनों ग्रुप का रिडक्शन कौन करा सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अब इसके बाद आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है ना, इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बनाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा थैले जैसा दिखता है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा थैले जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसको बोलते हैं थैलामाइड। अब थैलामाइड ये कैसे बन के आया, इसके पीछे की थोड़ी कहानी है, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा कन्वर्जन के टाइम पे थोड़ा हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे पूछा हुआ था। तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है, देखिए थैलिक एसिड जब आपकी बेंजीन हो और उसके बगल बगल में COOH लगातार लगा हो, ठीक है ना, एक के बाद एक अगर COH और COH लगा हुआ है आजू बाजू, तो ये हमारा कहलाता है थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड बोलते हैं। एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। अब अगर इसमें हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे और गर्म कर देंगे, ठीक है ना, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे और इसको गर्म कर देंगे, तो ये OH वाला जो ग्रुप होगा, ये OH ग्रुप हट जाएगा। OH की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2NH2। OH की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2NH2। अभी भी गर्म करना बंद नहीं करना है, मतलब अभी जब शुरुआत में हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, मान लीजिए 5 मिनट तक हमने गर्म किया, तो जब 5 मिनट तक हमने गर्म किया तो ये दोनों OH रिप्लेस हो गए किससे, NH2NH2 से। उसके बाद 10 मिनट तक और गर्म किया, तो 10 मिनट बाद क्या होगा, ये NH2NH2 आपस में रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा NH, और ये NH आने के बाद यही हमारा क्या बन जाता है, यही हमारा बन जाता है थैलामाइड। क्या बन जाता है, थैलामाइड। तो थैलामाइड का स्ट्रक्चर भी हमको बहुत ध्यान से याद होना चाहिए। तो थैलामाइड वैसे बनाने के लिए क्या चाहिए था, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था, COH और COOH। इसको हमने क्या किया, अमोनिया के प्रेजेंस में NH3 की प्रेजेंस में हीट किया। तो जब इसको NH3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा NH2, और फिर यहाँ पे इसको गर्म किए हैं तो ये भी C डबल बॉन्ड O और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इसको गर्म करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बेंजीन रिंग है
ये बेंजीन रिंग में ये C डबल बॉन्ड O इधर, C डबल बॉन्ड O इधर, इसके बीच में फंस जाएगा नाइट्रोजन और इसके पास एक ही हाइड्रोजन अब बचेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं इसको? थैलामाइड। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? थैलामाइड। तो थैलामाइड का स्ट्रक्चर हमको कहां से पता होना? थैलिक एसिड से हमारा थैलामाइड बन सकता है, थैलिक एसिड से थैलामाइड बन सकता है। कैसे? NH3 की प्रेजेंस में उसको हीट कर देंगे तो थैलिक एसिड से थैलामाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कैसा मीडियम रखना पड़ेगा? मीडियम हमको बेसिक रखना पड़ता है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कराने के लिए हमको मीडियम बेसिक रखना पड़ेगा। और इसके बाद जो हम लोग रिएजेंट यूज कर रहे हैं उससे हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पे RX यूनिट यूज करेंगे, यानी एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। अब याद रखना, यहाँ पे जैसी एल्काइल हैलाइड हम लोग इस्तेमाल करेंगे वैसा ही हमको यहाँ पे जो R यहाँ लेंगे वही बाई प्रोडक्ट में हमको R देखने को मिलेगा। यानी जो अमीन में R जाकर के जुड़ेगा वो हम लोग रिएजेंट में कौन सा R ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। और मीडियम कैसा होना चाहिए? मीडियम हमारा बेसिक होना चाहिए, यानी NaOH KOH एक्वस कंडीशन में लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल सा हमारा ये वाला जो R यूनिट है, ये वाला R यूनिट NH2 के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा सॉल्ट बन जाएगा ONA और ONA, या फिर अगर हमने KOH इसका इस्तेमाल किया तो OK ये हमारा निकल जाएगा। पर हमें बाई प्रोडक्ट से उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें एक्चुअल प्रोडक्ट से ध्यान देना है। हमारा मोटिव क्या था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना था। किसका? अमीन का। और ये बेस्ट मेथड होता है प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। अगर कहीं पे भी प्राइमरी अमीन बनाना है तो प्राइमरी अमीन बनाने के लिए सबसे अच्छा रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये हमारा SN2 रिएक्शन से हो रहा होता है। और SN2 में हमको पता है जब SN2 रिएक्शन हो रही होती है तो जितना कम बल्कीनेस रहेगा उतना ज्यादा अच्छे से SN2 रिएक्शन होगी। तो SN2 किसको फेवर करती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसीलिए 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट जो होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम रिएक्शन कैसे करेंगे? जो रिएजेंट में हम RX ले रहे हैं तो बस इसी X को हटाओ और यहाँ पे NH2 को जोड़ दो। तो गैब्रियल थैलामाइड में हमें क्या करना है? रिएजेंट का X हटाना है और वहां पे NH2 जोड़ देना है। ये हमारा जुगाड़ है। ठीक है। तो गैब्रियल थैलामाइड में ये याद होना चाहिए। थैलामाइड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, थोड़ा थैले जैसा है। ठीक है। अब ये हमारा एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता है। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता है। ठीक है ना। और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन से होकर के जा रही है? SN2 रिएक्शन से होकर के जा रही है। तो इसको जो R यूनिट लगेगी उसमें बल्कीनेस ज्यादा होना चाहिए कि कम? कम होना चाहिए। और वो सारी रिएक्शन तुमको याद होनी चाहिए जो SN2 नहीं देते हैं। तो SN2 कौन कौन नहीं देता था? विनाइल ग्रुप नहीं देता था, एराइल ग्रुप नहीं देता था, बेंजीन के ऊपर अगर इधर एक्स उक्स लिखा रहता था तो ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देता था। तीसरा, ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी अगर कोई ग्रुप लगा होता था तो वो भी SN2 रिएक्शन नहीं देता था। ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि SN2 विनाइलिक ग्रुप नहीं देता है, एराइलिक ग्रुप नहीं देता है, और कौन नहीं देता है? ब्रिज हेड कार्बन वाला जो होता है वो भी नहीं देता है। तो अगर R यूनिट में इनमें से कोई भी चीज ले लोगे ना तो वो ये रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस तुमको नहीं देगा। अब इसके बाद आ जाती है हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन। हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन, तो डिग्रीडेशन का मतलब है ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाता है। जैसे कोल्बे वाले में क्या होता था? एक CO2 यूनिट निकल जाती थी जिससे कार्बन का नंबर कम होता था। तो ये चीज याद रखना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन, डिग्रीडेशन का मतलब ऐसे ही हो ना, डिग्रेड हो रहा है, टूट रहा है। तो ऐसे समझना कि यहाँ पे स्टेप डाउन होगा यानी कार्बन का नंबर कम होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग एमाइड का इस्तेमाल करेंगे, ये क्या चीज है? इसे हम लोग बोलेंगे कि ये एमाइड है। ठीक है ना। ये क्या है? एमाइड। ठीक है ना। ये एमाइड था। तो जब कभी भी इसकी रिएक्शन दिखानी हो ना तो यहां से CO2 उड़ा देना, CO2 उड़ा देना और R और NH2 को जोड़ देना। R और NH2 को क्या करना है? जोड़ देना है। तो CO2 हटाओ, R NH2 को जोड़ दो। दूसरी चीज इसका रिएजेंट याद रखना है। इसका रिएजेंट है Br2 और 4NaOH। ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4NaOH ये भी हमको याद होना चाहिए कि यहाँ पे 4 मोल NaOH का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी चीज ये याद रखना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनते टाइम में जो हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट में दिख रहा है ये H यहां से नहीं आया है। ये हाइड्रोजन कहां से आया है? ये हाइड्रोजन यहां से आया है, NaOH का है। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। भले ही हमें देखने में लग रहा है कि यहां से CO हटा दिया हमने और R NH2 को जोड़ दिया है, पर अगर हम NaOH में यहाँ NaOD का इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पे ND2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है कि हाइड्रोजन कहां से आ रहा है। ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन का पता चल जाएगा। बाई प्रोडक्ट में Na2CO3
सोडियम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट देखने को मिल जाएगा, NaBr देखने को मिलेगा और H2O दिखेगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन थी, NH2 का इस्तेमाल किया था तो CO हट जाएगा, CO हटेगा तो ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पे कितना हमने कितने मोल इस्तेमाल करते हैं, 4 मोल इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, 4 मोल इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे RNH2 यूनिट जुड़ गई, पर ये हाइड्रोजन कहाँ का है, ये KOH का हाइड्रोजन है, तो यहाँ K का इस्तेमाल किया था इसीलिए K2CO3 बना है। दूसरा KBr बनेगा, ठीक है ना, कौन बनेगा करोड़पति, KBr बनेगा, और वाटर तो रिलीज होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन थी। ये सब हमारी रिएक्शन किसकी है, अमीन के प्रिपरेशन की रिएक्शन है, ठीक है, अमीन के प्रिपरेशन की रिएक्शन है, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं फिर रिकैप करेंगे, ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रखा है और भर भर के क्वेश्चन आया है। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं ना, तो अमीन्स के केस में गैस फेज की जब हम लोग बात करें, क्वेश्चन में बोलेगा व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन गैसियस फेज, तो उस टाइम पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये बेसिक स्ट्रेंथ पे जाता है कि 3 डिग्री अमीन की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, देन 2 डिग्री अमीन की, देन 1 डिग्री अमीन की। ये क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। लेकिन अगर एक्वस फेज में होगा तो एक्वस फेज में डिपेंड करता है कि आर यूनिट कौन सी लगी है। जैसे प्राइमरी अमीन में हम लोग RNH2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो आर यूनिट लगी है आंसर इसके बेसिस पे जाएगा कि आर यूनिट हमने मिथाइल ली है कि आर यूनिट हमने इथाइल ली है। तो आर यूनिट अगर मिथाइल ली है तो 213 नंबर जाएगा, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो ऐसा इसको याद रखना है कि मिथाइल मिथाइल छोटा होता है और इथाइल क्या होता है, बड़ा होता है। तो छोटा जो होता है उसके लिए छोटा नंबर और जो बड़ा होता है उसके लिए बड़ा नंबर। तो छोटे के लिए 213 और बड़े के लिए 231। तो छोटे के लिए अगर मिथाइल होगा तो कितना नंबर आएगा, 213। ये किसके लिए है, मिथाइल एज अ यूनिट। अगर एन के बगल में मिथाइल लगा हुआ है तो 213 आएगा, और एन के बगल इथाइल लगा हुआ है बड़ा नंबर तो 231 आएगा, ठीक है। तो छोटा नंबर तो छोटी यूनिट, बड़ा नंबर तो बड़ा यूनिट। ये छोटा बड़ा कब देखना है, जब हमारा मीडियम कैसा होगा, एक्वस, यानी एक्वस फेज में हम लोग ये सारी बात कर रहे होंगे। लेकिन वहीं अगर हमारा गैसियस फेज होगा तो गैसियस फेज में हम क्या कहेंगे, गैसियस फेज में सिंपल सा आंसर जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये किस में जाएगा, गैसियस फेज में। दूसरी चीज, अगर हमारा मतलब स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, अमोनिया की पोजीशन अलग अलग लगी, या फिर रिंग के केस में अगर देख रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। जितने ज्यादा प्लस एम प्लस आई ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो जितने ज्यादा प्लस एम प्लस आई होंगे वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ही तो बेसिक नेचर होता है। अमोनिया क्यों बेसिक है, क्योंकि वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। तो जितना ज्यादा प्लस एम ग्रुप लगा रहेगा प्लस आई ग्रुप लगा रहेगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एम माइनस आई के। अगर हम NO2 ग्रुप लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है ना। अब बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। अगर सेम पीरियड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो सेम पीरियड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे CH3 माइनस है, NH2 माइनस है, OH माइनस है और F माइनस है। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एक पीरियड के मेंबर है, एक पीरियड के मेंबर है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एक पीरियड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका बेसिक नेचर क्या होगा, कम होगा, इसका बेसिक नेचर कम होगा। तो जो ऑर्डर देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा CH3 माइनस जो होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग टॉप टू बॉटम बात करते हैं यानी साइज के, तो साइज के भी एक ऐसा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसकी साइज ज्यादा उसका बेसिक नेचर कम। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन की बेसिक नेचर F माइनस वो ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे जब सेम पीरियड में बात कर रहे हैं तो F माइनस का सबसे कम आ रहा है, और सेम ग्रुप में बात कर रहे हैं यानी साइज वाइज जब बात कर रहे हैं तो F माइनस का सबसे ज्यादा बेसिक नेचर देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको हमें चेक करना रहेगा। दूसरा, ये दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि अगर हमने कोई प्रोटॉन छोड़ा, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन का मतलब कि अगर हमने कोई प्रोटॉन छोड़ा तो वो प्रोटॉन कितना जल्दी जा करके यहां पे अटैक करेगा। देखो बेसेस क्या होते थे बताओ, बेस वो होता है जो H प्लस को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो H प्लस रिलीज करे, ठीक है ना। HCl एक एसिड है,
तो डिसोसिएट होने पे H प्लस रिलीज करता है, Cl माइनस हट जाता है, ठीक है ना। तो HCl ने क्या किया, H प्लस रिलीज किया, इसलिए ये क्या कहलाया, एसिड कहलाया। तो बेस वो होगा जो एक्सेप्ट करेगा, H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक नेचर हम लोग देख रहे थे, हमने क्या रिलीज किया, H प्लस रिलीज किया। तो अगर यहाँ पे क्या लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, तो जब ये प्रोटॉन आएगा तो यहाँ पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो बल्कि ग्रुप लगने की वजह से आधे पोर्शन में इसके शील्डिंग हो गई है, यानी ये प्रोटॉन तभी यहाँ पे आ पाएगा जब इस साइड से आए। मान लो प्रोटॉन अगर इस साइड से अप्रोच करता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से शील्ड कर दे रहा है, यानी बेसिक नेचर को घटा दे रहा है। तो बेसिक नेचर को घटा दे रहा है, इसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, एसआईपी बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है बेसिसिटी। तो जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में अगर हम लोग क्या मेजर करेंगे, अगर यहाँ पे बेसिक नेचर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो बेसिक नेचर हमको सबसे ज्यादा पैरा पे देखने को मिलती है, देन सॉरी मेटा पे देखने को मिलती है, देन पैरा पे देखने को मिलती है, देन ऑर्थो पे देखने को मिलती है। देखिए ऑर्थो वाला तो लेगा ही नहीं, ऑर्थो वाला यहाँ पे इतनी ज्यादा शील्डिंग करके रखेगा कि यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे आने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इस वजह से। देन पैरा वाला, देन मेटा वाला। तो मेटा वाला सबसे अच्छे से ले लेता है, अगर मेटा पे यहाँ पे प्राइमरी अमीन यानी एक ही अमीन लगा हुआ है 1 डिग्री वाला, और यहाँ पे हमारा मेटा पोजीशन से आता है, तो वो क्या करेगा, वो आराम से आकर के यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। पैरा वाला भी थोड़ा सा दिक्कत करता है, और ऑर्थो वाला तो एसआईपी ही शो करता है, इसीलिए एसआईपी ऑर्थो वाला शो करता है, इसीलिए वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब वहीं पे हम लोग बात कर लेते किसकी, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, एसआईआर इफेक्ट। ये क्या करता है, एसआईआर इफेक्ट बेसिसिटी को बढ़ाता है और एसआईपी इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। एसआईआर इफेक्ट लगता है 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में। तो जब कभी भी एसआईपी और एसआईआर की बात होगी ना, तो अमीन्स के केस में यूजुअली बात होती है। तो यहाँ पे एसआईआर इफेक्ट लगता है 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में। तो जो 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन होंगे, जैसे ये क्या है, ये 2 डिग्री अमीन है, एक नाइट्रोजन से इधर CH2 यूनिट लगी हुई है और ये यूनिट लगी हुई है 2 डिग्री, ये 3 डिग्री भी हो सकती है, 3 डिग्री मतलब इधर पूरी फिनाइल रिंग लगी है और ये CH3 की 2 यूनिट लगी है। अब 2 डिग्री अमीन में अगर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो होता ये है कि ये जो फिनाइल रिंग है ये तो इसी प्लेन में रहती है, लेकिन ये जो NH2 है ये प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाता है। प्लेन में परपेंडिकुलर जाने की वजह से इसका लोन पेयर जो रेजोनेंस में था, अब वो रेजोनेंस में ना जाकर के अवेलेबल हो जाएगा। अगर लोन पेयर अवेलेबल हुआ तो बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो यही होता है कि जब हमारा स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस को इनहिबिट कर देता है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 यूनिट आ जाती है तो रेजोनेंस को इनहिबिट कर देता है। पर ये कहां लगेगा, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन पे हमारा लगता है, क्योंकि प्राइमरी अमीन में अगर हमने CH3 लगाया तो ये हमारा दूसरा इफेक्ट देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग SIP इफेक्ट। यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं होता है। और जब हम लोग 2 डिग्री अमीन में देखते हैं तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगने की वजह से रिंग जो होती है, रिंग से NH यूनिट बाहर चली जाती है, और बाहर जाने की वजह से ये क्या करता है, लोन पेयर इजिली डोनेट कर सकता है, क्योंकि अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। जो कॉन्सेप्ट 2 डिग्री के लिए लगा था वही कॉन्सेप्ट 3 डिग्री में भी लगा। अगर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 यूनिट लगा देंगे तो नाइट्रोजन रिंग के बाहर चला जाएगा और उसके बाद ये जो लोन पेयर होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर जब हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके केस में देखने को मिलता है, ऑर्थो वाला, क्योंकि ऑर्थो वाला जब लगेगा तभी रिंग ज्यादा अच्छे से रिंग इसके बाहर प्लेन के बाहर जा पाएगी, और जितने ज्यादा अच्छे से बाहर जा पाएगी उतना कम रेजोनेंस कर पाएगी, उतना कम रेजोनेंस यहाँ का लोन पेयर जा पाएगा रेजोनेंस में, और उतने अच्छे से बेसिक नेचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑर्थो, मेटा, देन पैरा, ये हमारा ग्रुप रहता है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था हमारा। तो आइए अब इन सब का हम क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। चलो चलो, तो सबसे पहले अपन ने क्या स्टार्ट किया था, अमीन्स स्टार्ट किया था। तो अमीन्स में हमने क्या करा था, रिडक्शन करा था किसका, नाइट्रो कंपाउंड का। तो अगर नाइट्रो NO2 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, NH में। अगर NO2 को NH में कन्वर्ट करना है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट एसिड के साथ लेके आना पड़ेगा, SnHCl,
Fe प्लस HCl H2Ni, ये सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Sn प्लस HCl Fe HCl H2Ni, और साथ में क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। LiAlH4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें होता क्या है, मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है। तो SnHCl FeHCl ZnHCl, ठीक है ना, SnFeZn, 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 साथ में कौन, HCl HCl HCl। तो किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, Sn, Fe और Zn, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में। और जो हमारा फेमस है वो कौन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, H2PD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, H2PD। और मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम हमारा थोड़ा सा एल्कोहलिक होना चाहिए, यानी ROH, ये मीडियम हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नाइट्रो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या था, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड का हम क्या करा रहे हैं, अमोनोलिसिस करा रहे हैं, यानी एल्काइल हैलाइड में हम लोग अमोनिया डाल रहे हैं। तो अगर अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो मैंने बताया था यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ RX यूज, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ RX यूज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ RX कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन। तो देखना है कि हमारी रिएक्शन स्टार्ट कहां से हो रही है। अगर यहां से पूछ लेगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, यानी टोटल कितने लगेंगे, 2 लगेंगे क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए। तो होता क्या है, जब हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक X निकल करके जाता है। ये रिएक्शन कैसी होती है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है। तो SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगी, मतलब कि ये जो R यूनिट रहेगी वो लेस बल्की होनी चाहिए, ठीक है, लेस बल्की होनी चाहिए। विनाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, और एराइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, और कौन नहीं होना चाहिए, ब्रिज हेड कार्बन नहीं होना चाहिए, ये R ग्रुप, ठीक है, क्योंकि SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रही है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, और एसिड बेस रिएक्शन से ही ये अमीन को हम लोग कहां तक लेके जा पाते हैं, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट तक लेकर के जा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में हम RCN से रिएक्शन कराते हैं, RCN को रिड्यूस करते हैं किसमें, RCH2NH2 में, RCH2NH2 में। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यानी इसके डबल बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाते होंगे, और डबल बॉन्ड को क्या कर देते होंगे, न्यूट्रलाइज कर देते होंगे। तो एक डबल बॉन्ड को, एक सिंगल बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगते हैं, तो 2 बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 हाइड्रोजन लगेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 बॉन्ड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन की मदद से ये क्या बन गया, CH2 बन गया, और ये NH2 बन गया। और रिड्यूसिंग एजेंट अगेन वही इस्तेमाल करेंगे, H2Ni का इस्तेमाल करेंगे, सोडियम अमलगम यानी NaHg प्लस ROH का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, SnHCl का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना है, SnHCl का इस्तेमाल कर रहे हैं, SnHCl अलग होता है, SnCl2 प्लस HCl अलग होता है। SnCl2 प्लस HCl को बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, SnCl2 प्लस HCl को क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, Cn जो होता है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, Cn जो होता है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। फिर हमारा आ जाता है कौन, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स का भी रिडक्शन करना है तो भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, भर भर के हमारा हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि जितने बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड थे, तो कितने हाइड्रोजन लगे, 4 हाइड्रोजन लगे। तो 4 हाइड्रोजन लगे, ऊपर H2O बनेगा, H2O एक बेटर लीविंग ग्रुप है, वो हट जाएगा, तो नीचे CH2 और NH2 ये हमें देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्ट तो हमें सेम ही देखने को मिल रहा है, जो एमाइड के रिडक्शन करा रहे हैं तब भी प्रोडक्ट सेम देखने को मिल रहा है, और CN का रिडक्शन करा रहे हैं यानी नाइट्राइल का रिडक्शन करा रहे हैं तो भी प्रोडक्ट सेम ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद आ जाता है गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। जो गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बनाने का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है। यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थैलामाइड। थैलामाइड की प्रिपरेशन कैसे होती है, थैलिक एसिड से होती है। थैलिक एसिड में क्या होता है, एक आजू बाजू वाले कार्बन पे COH ग्रुप लगे होते हैं, इसको हम लोग अमोनिया की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से OH हट करके यहाँ पे क्या आ जाता है, NH2 थोड़ी देर के लिए और गर्म करते हैं तो ये NH2 यूनिट आपस में कंबाइन होकर के यहाँ पे NH बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं थैलामाइड। थैलामाइड के केस में हमको याद रखना है मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम बेसिक होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि गब्बर को बेस पसंद है, ठीक है ना। तो गब्बर को बेस पसंद है, और ये गब्बर जो था उसको बेस पसंद था, और थैला ये होना चाहिए, थैले जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे RX यूनिट का इस्तेमाल होता है। कैसा यूनिट का इस्तेमाल होता है, RX यूनिट का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे याद रखना ये SN2 को फॉलो करता है, तो ये R ग्रुप जो होना चाहिए वो बल्कि नहीं होना चाहिए, यानी 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज विनाइलिक नहीं होना चाहिए,
और ये एराइलिक नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये वाला नहीं लगा होना चाहिए। और दूसरा चीज ये ब्रिज हेड कार्बन नहीं होना चाहिए, ये ब्रिज हेड कार्बन नहीं होना चाहिए। तो इस तभी हमारा ये रिएक्शन होगा। तो सिंपल सी हमारी इसकी ट्रिक क्या थी, आर एक्स में से एक्स को हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, NH2 लगा दो, ठीक है ना। तो RNH2 हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट में ये भी बनेगा, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो अपने प्रोडक्ट से हमें जानना है, ठीक है ना। तो ये RNH2 बना करके दे देता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा मेथड होता है किसको, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनाने के लिए। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है यहाँ पे। और हमें क्या याद रखना है, और हमें याद रखना है ये SN2 से जा रही, तो SN2 जो जो कंडीशन को मीट करती है वो सारी कंडीशन हमको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो होता है वो स्टेप डाउन रिएक्शन होता है, यानी इसमें CO2 यूनिट क्या होगी, कम हो जाएगी। CO2 यूनिट कम हो जाएगी, तो यहां से क्या करना है, CO हटाना है और RNH2 को जोड़ देना है। CO हटाना है और RNH2 को आपस में ला करके जोड़ देना है। इसका रिएजेंट क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड। इसके नाम में ही हॉफमैन ब्रोमाइड है, तो Br का इस्तेमाल करेंगे। बस यहाँ पे याद रखना है इसमें कितना इस्तेमाल होता है, 4 OH इस्तेमाल होता है। कितना इस्तेमाल होता है, 4 NaOH का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, 4 NaOH का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज, जब हम लोग इस RNH2 यूनिट को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आता है वो हाइड्रोजन कौन वाला होता है, वो NaOH, ये वाला H का हाइड्रोजन यहाँ पे लगता है, ठीक है ना। बाई प्रोडक्ट में Na2CO3, NaBr और H2O हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और वहीं अगर हम लोग KOH का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ पे CO हट जाएगा और ये RNH2 यूनिट जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो H होगा वही यहाँ पे H होना चाहिए। फिर हमारा क्या बचेगा, जो K बच रहा है वो K जो होगा वो CO के साथ चला जाता है, तो K एक CO के साथ जाता है तो K2CO3 बनता है, और एक K जो होता है वो Br के साथ जाता है, इसीलिए KBr बनता है। और वाटर तो हमारा बाई प्रोडक्ट में निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमको याद रखना है कि स्टोइशियोमेट्री जो होती है, स्टोइशियोमेट्री सेम रहती है, मतलब स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं होती है। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं होगी, मतलब जिधर साइड NH है उधर साइड ही NH रहेगा, ठीक है ना। बाद में जिधर साइड है वो चेंज नहीं होगा, इन्वर्जन वगैरह नहीं होगा यहाँ पे। दूसरी चीज हमको क्या याद रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ, गैस फेज में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये अमीन के लिए गैस फेज में क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ है। अगर एक्वस फेज की बात करेंगे तो एक्वस फेज में हमें याद रखना है, अगर मिथाइल है तो 213 लगेगा और इथाइल है तो 321 लगेगा। तो एक्वस फेज में छोटा अगर है ग्रुप है, यानी मिथाइल छोटा ग्रुप है तो 213 हो जाएगा। इथाइल अगर बड़ा ग्रुप है तो 231 लगेगा। बेसिक स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई के, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर सेम पीरियड में बात करते हैं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, इनमें किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो CH3 माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है तो बेसिक नेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद अगर कहीं पे SIP लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, वो किसके केस में देखना है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में। अगर अमीन कैसा है, प्राइमरी है, यानी नाइट्रोजन में एक ही C वाली यूनिट लगी हुई है और उस C वाली यूनिट पे ऑर्थो पोजीशन पे अगर CH3 लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, बेसिक नेचर को घटा देगा, इसीलिए ऑर्थो वाला सबसे पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा लिखते हैं ना। तो अगर हमारा SIP इफेक्ट लग रहा है तो ऑर्थो को एकदम लास्ट में कर देना है, तो मेटा पैरा ऑर्थो आ जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है तो उस केस में हमारा लगता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, तो उसमें हमारा सीक्वेंस सही है, ऑर्थो मेटा पैरा, उसमें सिंपल चलेगा। लेकिन कहीं पे अगर SIR इफेक्ट लग रहा है यानी प्राइमरी है तो इसी ऑर्थो को आगे लेकर के आ जाना है, एकदम एंड में लेकर के आ जाना है। तो अगर वहां पे ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो ये रिंग एज इट इज रहती है, ये जो रेजोनेंस यहाँ से टूट जाता है क्योंकि ये रिंग के परपेंडिकुलर आ जाता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल हो जाता है किसके लिए, डोनेशन के लिए, इस वजह से बेसिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी इतनी रिएक्शन हमको याद रखनी थी। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में हम लोग क्या याद रखेंगे, Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, H2Ni, HZN, HCl, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NO2 हटा करके NH2 लगाना है, NO2 हटा करके NH2 लगाना है। रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में क्या करना है, अमोनिया में हमें अमोनिया को RX खिलाते जाना है, जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेगा तब तक इसको RX खिलाना है। फिर आखिरी वाले में क्या करना है, आखिरी वाले में इसको लोन पेयर की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, RX खिलाना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर पूछे कि HX कितना इस्तेमाल हुआ है तो जितने हाइड्रोजन प्लस लोन पेयर। अगर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट H2Ni का इस्तेमाल
करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे, SnHCl का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम स्टीफन रिडक्शन कराते हैं तो स्टीफन रिडक्शन में हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे SnCl2 होगा, स्टीफन में Cl2 होता है। SnHCl तो नॉर्मल रिएक्शन होती है, वो तो रिडक्शन कर देगा SnHCl, लेकिन SnCl2 प्लस HCl है तो CN को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, एमाइड्स का रिडक्शन करना है, RCONH2 का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है, जो रिएजेंट में RX यूनिट ले रहे हैं उसका X हटा करके क्या जोड़ देना है, NH2 जोड़ देना है। दूसरी चीज, ये कैसी रिएक्शन है, ये हमारी SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है और मीडियम बेसिक होता है। फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। यहाँ पे CO यूनिट हटाना है और RNH2 यूनिट को आपस में चिपका देना है। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो H आ रहा होगा वो NaOH का आ रहा होगा। कितने मोल NaOH का इस्तेमाल करते हैं, 4 मोल NaOH का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमको याद रखना है। दूसरी चीज, जो गैस फेज में कैसी रिएक्शन होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, गैस फेज में रिएक्शन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये अमीन के लिए। एक्वस फेज में 213 होती है और अगर मिथाइल हो, और 231 होती है जब इथाइल हो। बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम प्लस आई के। अगर SIP इफेक्ट देखते हैं तो प्राइमरी अमीन में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में देखते हैं, SIR इफेक्ट देखते हैं तो सेकेंडरी और टर्शरी एरोमेटिक अमीन में देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिसिटी, SIP में बेसिसिटी इंक्रीज होती है, SIR में बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। SIP में डिक्रीज, SIR में इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा में, मेटा पैरा तो एज इट इज रहेंगे, ऑर्थो पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। और SIR के केस में सिंपल से चलता है ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना, ऑर्थो मेटा पैरा यही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने जितना पढ़ा है क्या वो सारी चीजें हमने सही पढ़ी है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा, नाइट्रो लगा हुआ है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ये H2PD है, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो ये भी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो NO2 को किस में बदल देगा, NO2 को सिंपल सा हमारा बदल देगा NH2 में। तो NO2 को किस में बदल देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर हमने इस्तेमाल किया है कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 क्या करेगा, यहाँ पे NO2 यूनिट ला करके जोड़ देगा। उसके बाद Fe प्लस HCl, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और साथ में हमने एसिड का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा क्या करेगा, NO2 यूनिट को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। Fe और HCl ये NH2 यूनिट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे लगा हुआ है NO2। अब NO2 ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्यों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया है। पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहाँ कहाँ पे रिएक्शन करता है, ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा, कीटोन का रिडक्शन करेगा, CN का रिडक्शन करेगा, NO2 का रिडक्शन करेगा, पर ये कभी भी एल्कीन और एल्काइन पे रिएक्शन नहीं करेगा, यानी एल्कीन एल्काइन को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो एज इट इज रहेगा, बस NO2 किस में बदल जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन H2PD की रिएक्शन तो हम लोग कब से देखते आ रहे हैं, ये हाइड्रोजनेशन वाले से देखते आ रहे हैं हम लोग H2PD। तो ये तो इसका भी रिडक्शन कर देगा, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में। तो ये क्या करेगा, ये और अच्छे से उसको एल्कीन को भी क्या कर देगा, उस पे भी रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया है जो कि क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को तो छेड़ता नहीं है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे H2PD का इस्तेमाल किया है तो H2PD तो सीधी सी बात है डबल बॉन्ड को भी छेड़ेगा, तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में, और क्या करेगा, नीचे ये हमारा सिंगल बॉन्ड और CH3 यूनिट बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड हो गया। ये सारी रिएक्शन हमारी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड थी। उसके बाद हम जब अमोनोलिसिस करा रहे थे, ठीक है ना, अमोनोलिसिस की रिएक्शन में हमने देखा था कि जब NH3 से रिएक्शन कराई जा रही थी तो उसमें कितने मोल RX का इस्तेमाल होगा, ये हमें कैसे पता चलता था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितना है, 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आएगा 4।
तो इतने हमारे लगेंगे, तब जाकर के हम लोग कहां पहुंचेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे। तो अगर हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाना है तो पूछता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ RX आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग अमीन इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, कितने मोल हमारे लगेंगे। तो अगर पहले कंपाउंड में देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लोन पेयर कितना है, 1, तो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आएगा, 3। यहां पे कितना है हाइड्रोजन, 0, लोन पेयर कितना है, 1, तो इसका आंसर आएगा 1। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 3, यहाँ पे नीचे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 1, 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2, लोन पेयर कितना, 1, तो आंसर आएगा कितना, 3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, लोन पेयर कितना है, 1, तो आंसर आएगा 2। तो टोटल कितने आ रहे हैं हमारे, 3, 2, 5, यानी 5 हमें लगेंगे RX यूनिट, तब जाकर के ये जो होगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1, लोन पेयर कितना है, 1, तो 2 आंसर आया। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करी जाए, हाइड्रोजन 0, लोन पेयर 1, इसलिए आंसर कितना जाएगा, 1 ही जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा, 0 ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अमोनोलिसिस का ही क्वेश्चन है। तो अमोनोलिसिस के क्वेश्चन में हमने देखा था, यहाँ नीचे दिया हुआ है 1 इक्विवेलेंट, यानी एक ही अगर RX यूनिट दे रहे हैं, अगर एक ही RX यूनिट दे रहे हैं तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक X जो होंगे वो भाग लेंगे, तो एक हाइड्रोजन और एक X निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3NH, एक हाइड्रोजन निकल गया और एक CH3 आकर के बाइंड कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री अमीन बन गया, 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। ठीक है ना, तो 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन बन गया। अगर दो इक्विवेलेंट करेंगे, अगर दो इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 Br और 2 हाइड्रोजन ये दोनों निकल जाएंगे, तो 2 CH3 यूनिट जुड़ जाएगी। तो नाइट्रोजन, एक CH3 इसका ऑलरेडी प्रेजेंट था और 2 CH3 यूनिट नई आकर के जुड़ी, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अभी भी इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है। अगर हम 3 इक्विवेलेंट इस्तेमाल करते हैं तो 3 इक्विवेलेंट तो 2 तो हाइड्रोजन जाएगा और एक लोन पेयर वाला Br के साथ भाग के जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के चारों तरफ कौन सी यूनिट आ जाएगी, CH3 यूनिट आ जाएगी। एक इसके पास ऑलरेडी जो प्रेजेंट थी और 3 जो न्यू आई है, न्यू जो ऐड हुई हैं तीनों वो, और एक जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देगा ये। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन था, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ RX यूनिट से हमने रिएक्शन कराई है, कितने इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट, यानी ये क्या करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। यहाँ नाइट्रोजन की जगह R यूनिट आकर के जुड़ जाएगी, तो नाइट्रोजन से CH3 आकर के जुड़ गया है। ठीक है, अब नाइट्रोजन से CH3 आकर के जुड़ गया, अभी भी इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। फिर एक और इक्विवेलेंट हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, CH3 CH2 का, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर Br के साथ भाग जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये नाइट्रोजन। ठीक है, एक CH3 इसके पास पहले से ही था और एक और यूनिट अब आकर के जुड़ जाएगी जो कि क्या होगी, C2H5 की, यानी CH3 CH2, और इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट बनेगी। ठीक, अब इसके बाद एक और रिएक्शन है, ये थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग भी क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसमें अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड कराएंगे, तो देखिए अभी हम लोग साइनाइड के साथ RCN की रिएक्शन मान लीजिए हम लोग करा रहे थे, किसके साथ, H2 प्लस Ni के साथ करा रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, RCN को कन्वर्ट कर दे रहा था CH2NH2 में। ठीक है ना, इसका रिडक्शन कर दे रहा था। अगर हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस में याद रखना है ये CN कहां पे पहुंच जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच जाता है। तो यही CN की अगर हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, चाहे H3O प्लस करके दिया हो या फिर H2O OH करके, ऐसे भी हमको दे सकता है। ठीक है ना, तो अगर ऐसे हमको रिएक्शन करके दिया होगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CN कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, RCN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOH में। लेकिन अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ये अमाइड बन जाता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, अमाइड बन जाता है। अगर इसकी थोड़ी मैकेनिज्म समझनी है तो यहाँ पे क्या होता है, इधर साइड माइनस आता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे प्लस आता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते जाते हैं, HOH HOH HOH, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप आकर के जुड़ जाते हैं, तो एक कार्बन के ऊपर 3 OH आ गए,
तो एक कार्बन के ऊपर दो OH तो स्टेबल होते ही नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्लीव करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो यहाँ पे 1 मोल ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर का। तो वाटर के ऊपर क्या आ जाएगा, वाटर के ऊपर कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, वो कार्बन के ऊपर OH आएगा। तो कार्बन के ऊपर OH आया और इस वाले नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल जाता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ एक है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाता है, ठीक है ना। तो टॉटोमेरिज्म की वजह से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमाइड यूनिट बन करके आती है, ठीक है। तो बस हमें याद रखना है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, CN कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में CN जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया था, हमने CN का रिडक्शन करा था कि CN को हम लोग रिड्यूस करा सकते हैं। तो CN के रिडक्शन के लिए हमने देखा था क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, H2Ni का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। H2Ni का इस्तेमाल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2Ni में। सीधी सी बात है, रिडक्शन होगा तो CH3 यूनिट एज इट इज रहेगी, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन CH2 में और नाइट्रोजन NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यानी ये CH3 एज इट इज रहेगा, कार्बन CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Sn प्लस HCl का इस्तेमाल करेंगे तो Sn प्लस HCl भी क्या करेगा, ये भी रिडक्शन कर देगा CH3 और ये CH2 में CN को लेकर के जाएगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन NH2 में। लेकिन SnCl2 और HCl होगा, अगर Sn के साथ Cl2 आ गया तो ये स्टीफन रिडक्शन हो जाएगा। स्टीफन रिडक्शन में क्या होगा, स्टीफन रिडक्शन में हमको पता है कि यहाँ पे CN जो होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इसी को बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन, ठीक है ना, स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। अगर इसी CN का हम लोग क्या करा रहे हैं, पार्शियल हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से मुझे पता है ये अमाइड में चेंज होगा। CN पार्शियल हाइड्रोलिसिस से किस में कन्वर्ट हो जाता था, अमाइड में चेंज हो जाता था। C डबल बॉन्ड O NH2 में, यानी अमाइड में कन्वर्ट होगा। अब अमाइड में कन्वर्ट हो गया है तो अमाइड का अगर हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं तो मुझे पता था अमाइड का रिडक्शन होता है। तो अमाइड के रिडक्शन से सेम प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो CN के रिडक्शन से देखने को मिलता था। यानी ये क्या हो जाएगा, CH3 और CO का रिडक्शन होगा तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और NH2 तो है ही। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, H3O प्लस की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मुझे पता है क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O OH बनेगा और उसके बाद सोडा लाइम रिएक्शन करा रहे हैं। तो सोडा लाइम रिएक्शन में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 गैस क्या होती है, निकल जाती है और बाई प्रोडक्ट में CH4 गैस बचेगी, ठीक है ना। CH4 ये भी क्या है, मीथेन गैस है, तो ये भी क्या करेगी, लीव ही कर जाएगी, ठीक है ना। तो CO2 गैस बनेगी, ठीक है ना, वो भी निकल जाएगी और CH4 ये भी निकल जाएगी। और ये डाइबाल H ये भी क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट ही है, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ही है। तो जैसे SnCl2 जो होता है वो भी किस में लेके जाता है, एल्डिहाइड में लेके जाता है, वैसे डाइबाल H भी क्या करेगा, CN को कहां पे लेके जाएगा, CN को लेकर के जाएगा एल्डिहाइड में। तो ये भी क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड में ही लेकर के जाएगा। अब यहां पे हमें रिएक्शन दिया हुआ था, which of the following RX will grip प्राइमरी अमीन बाय गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हमने पढ़ी थी। गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हमने बोला था कि जो रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आरएक्स की यूनिट जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो SN2 वाली देने वाली होनी चाहिए। यानी कि वो SN2 देगी तभी गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हमारी पॉसिबल हो पाएगी। तो SN2 जो जो नहीं दे पाएगा वो कोई भी गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो मुझे पता है जो SN2 होता है वो फेवरेबल क्या होता है, SN2 का मतलब हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है SN2 का, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो Cl यूनिट लगी 1 डिग्री कार्बन से लगी, यानी ये वाली तो हमारा फेवर करेगा। ये क्या करेगा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस तो करेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला, अगला जो 2 डिग्री है तो 2 डिग्री भी देता है, 2 डिग्री भी करेगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये 3 डिग्री है, क्या 3 डिग्री करता है SN2, नहीं करता है, तो ये भी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस नहीं देगा। ये क्या है, ये विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो विनाइलिक हैलाइड ये Cl हट जाएगा। तो हमें पता है जो विनाइलिक वाले होते हैं वो भी SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, तो ये भी क्या करेगा, नहीं देगा। यहाँ पे देखो जब मैंने बोला था अराइल ग्रुप जो होता है वो भी SN2 रिएक्शन नहीं देता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर,
ठीक है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये भी नहीं देगा, ठीक है ना। ये ब्रिज हेड कार्बन पे है, तो ब्रिज हेड कार्बन वाला भी क्या होता है, SN2 रिएक्शन नहीं देता है, तो ये भी नहीं देगा। अब क्या ये विनाइलिक है, नहीं, ये क्या है, एलाइलिक है, तो एलाइलिक के लिए तो ऐसी कोई कंडीशन हमने दी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस दे देगा। सिमिलरली ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री वाला तो हमारा इजिली SN2 रिएक्शन दे सकता है, तो ये हमारा पक्का देगा। अब इस रिएक्शन में देखो, यहां से जब Cl निकलेगा, तो Cl निकलने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव तो आ गया, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये कंपाउंड कैसा है, एक तो एंटी एरोमेटिक है, 2 2 4, ठीक है ना, एक तो एंटी, ऊपर से प्लस आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आना चाहेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से आना चाहेगा तो वो इंटर ही नहीं कर पाएगा, तो ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ये भी क्या करेगा, SN2 रिएक्शन नहीं देगा। फ्लोरीन, अगर CH3 के साथ फ्लोरीन लगा हुआ, फ्लोरीन कितना पुअर लीविंग ग्रुप है, तो ये निकलेगा ही नहीं, तो कैसे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो सब्सटीट्यूशन हो ही नहीं पाएगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल का, तो ये भी नहीं देगा हमें SN2 रिएक्शन। तो ये सारे SN2 रिएक्शन नहीं दे रहा, इस वजह से गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस भी नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हमने कहा था कि हमें क्या करना है, यहां से CO यूनिट को उड़ाना है और CH3 और NH2 को आपस में जोड़ देना है, और ये क्या होना चाहिए, Br2 KOH की प्रेजेंस में होता है, Br2 और KOH की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहां से क्या करना है, CO को हटाना है, CO को हटाने के बाद PH और NH2 को जोड़ना है। यहाँ जो हाइड्रोजन आ रहा होता है वो H वाला हाइड्रोजन है, यहाँ जो हाइड्रोजन आ रहा है ये H वाला हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगेन CO यूनिट को हटाना है और बाकी यूनिट को जोड़ देना है, तो CO यूनिट हटा दिया हमने, और बाकी यूनिट को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, Br2 KOH के साथ कराया और यहाँ KOD के साथ कराया, और यहाँ पे हमने लिखा था कि यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनता था यहाँ के लिए हमने ये कहा था कि सिमेट्री स्टीरियो केमिस्ट्री रिमेन सेम, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे हम एज इट इज प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे CO को हटा दिया हमने, तो ये हमने बनाया डंडा, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है इथाइल, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और जिधर साइड से हमने CO को उड़ाया उधर साइड से ही NH को जोड़ देंगे, NH2 को जोड़ देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई स्टीरियो सिमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी इथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे N। अब यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, D लगा हुआ है, तो यहाँ ND2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ ND2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग रखा है, तो हमें पता है स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होता है, यानी जो है, जो जैसा है वैसा दिखेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, और यहाँ पे आएगा क्या, NH2, ये हमारा आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना। कार्बन एक बढ़ा दिया शायद में, यहाँ पे ये आ जाएगा N N NH2, ठीक है। Br2 KOH के प्रेजेंस पे कितने मोल KOH लेते थे, 4 मोल KOH लेते थे। अब जैसे यहाँ पे हम लोग Br2 KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसका CO उड़ेगा, तो ये अगर Br2 KOH के साथ अपन लेकर के आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PH, और यहाँ पे NH2 आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना, PH2 और NH2 आकर के जुड़ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ का हम लोग ये हटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, CH2, और ये नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक। और नाइट्रोजन होने के बाद यहाँ पे बाकी H2 यूनिट आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक। और ये नाइट्रोजन कौन वाला होगा, 15 वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको रेडियो लेबल किया था, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने जो जो चीजें पढ़ी है उसको थोड़ा सा हम लोग रिकैप करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके क्या किया था, NH2 में कन्वर्ट किया था। तो जब मेटल और एसिड ले रहे थे, तो किसके ऊपर हम लोग मेटल और एसिड का इस्तेमाल कर रहे थे, नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, RNO2 होना चाहिए। नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2PD या फिर मेटल प्लस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते थे, तो RNH2 कैसे बनाते थे, अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं RX का, तो RX के ऊपर अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते थे तो प्राइमरी अमीन बनता था, ठीक है ना, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होते थे उतना यहाँ पे, पर हमने एक ही मोल इस्तेमाल किया है, तो एक ही मोल इस्तेमाल किया है, इसलिए प्राइमरी अमीन में आकर के बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, Br2 और KOH हमारा क्या हो जाता था, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, Br2 और KOH हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो जाता था। तो यहाँ पे
ये स्टेप डाउन रिएक्शन होती थी, तभी तो डिग्रेडेशन है, तो यहाँ पे ये CO2 यूनिट हट गया होगा। अब इसके बाद एक्वस KOH और RX और KOH, यानी बेसिक मीडियम किसको पसंद था, बेस किसको पसंद था, गब्बर को पसंद था, यानी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होगी, यानी यहाँ पे थैलामाइड बना होगा। तो थैलामाइड कैसे बनाना है, बेंजीन, बेंजीन में आजू बाजू क्या लगा होता था, COH लगा होता था, यानी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इतना तो रहेगा। इसके बाद OH हट करके क्या आ जाता था वहां पे, NH2 आ जाता था, और वो NH टेम्परेचर गर्म रखने पर ये NH ऐसे आकर के जुड़ जाता होगा। तो ये हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से आया होगा। ठीक, अब यहाँ पे जब हम क्या लेकर के आते थे, यहाँ पे Cn, यानी यहाँ रिडक्शन तो हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन तो हुआ है, ठीक है, पर यहाँ पे जो कार्बन का नंबर है वो एज इट इज रहा है, यानी फट करके बना है, यानी ये किससे आया होगा, ये RCN से आया होगा, RCN से। इसका रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से H2Ni और हीट से कराए होंगे, Sn प्लस HCl से कराए होंगे, ठीक है ना। सिमिलरली एमाइड की रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा सकते थे, तो RCO NH2, तो एमाइड की भी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा सकते थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा सकते थे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम जान रहे थे, ठीक है ना। तो आइए अब बेसिक स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं सबकी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में यहाँ पे देखिए, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो sp वाले की होगी, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इसका होगा, उसके बाद इसका इसका, यानी A वाले का, sp3 वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब सेकंड वाले में भी देख लीजिए, सेकंड वाले में यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड काम करते हैं -I ग्रुप की तरह, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, -I ग्रुप की, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा ज्यादा लगाता है, डबल बॉन्ड उससे कम लगाता है। तो अगेन यहाँ पे -I इसमें ज्यादा लग रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखेगा, डोनेट करने नहीं देगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है ना। मैंने ऊपर साइन उल्टा बना दिया क्या, माय अपोलॉजीज, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना था ना अपने को। तो ये तो sp3 है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, देन ये sp2 है, इसका होगा, देन ये sp, इसका तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही लॉजिक कर रहा है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, ये हम लोग बोल देते हैं कि अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो मान लीजिए +I ग्रुप लगा हुआ है, जैसे CH3 लगा होता है तो हम लोग बोलते थे ना +I ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी तो हमारा C2H5 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, +I ग्रुप लगाएगा, तो ये +I है, तो बेसिक नेचर को बढ़ा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा। देन ये -I लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखेगा, तो ये क्या करेगा, बेसिक नेचर घटाएगा, और जो लास्ट वाला है वो तो और ज्यादा कम करके रखेगा, तो और घटाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ NO2 क्या है, NO2 कुख्यात -I ग्रुप है, तो -I लगा रहा होगा। NF3 क्या है, ये भी -I लगाएगा, ये और ज्यादा लगाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ है, यानी और चपक के खींचेगा, और यहाँ फ्लोरीन है, ये -I लगा रहा होगा, ठीक है ना। ये सिंपल -I उससे कम डोमिनेटिंग होगा, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा -I लगा रहा होगा वो ये लगा रहा होगा, सबसे ज्यादा -I, यानी लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, B वाला लीस्ट बेसिक हो जाएगा। और उसके बाद NO2 वाला यानी कुख्यात -I ग्रुप वाला यानी A वाला, और C वाला एंड में, यानी C वाले की सबसे ज्यादा बेसिक नेचर हमको देखने को मिलेगी इन तीनों में, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में अगर देखें तो यहाँ ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रिजोनेंस में है, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर भी क्या है, रिजोनेंस में है, और यहाँ इस नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम लोग लिखते हैं ना फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन लिखते थे, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, और छोड़ेगा नहीं तो इसलिए एंड में आ जाएगा, यानी बेसिक नेचर में सबसे पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, ये ए वाला, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज ही है, और सबसे ज्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिफ्थ वाले एग्जाम्पल पे। तो फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये लोन पेयर कैसा है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ठीक है ना। ये भी लोन पेयर कैसा है, ये भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है,
ये वाला लोन पेयर कैसा है, ये डी लोकलाइज्ड है। ये वाला लोन पेयर कैसा है, डी लोकलाइज्ड है, डी लोकलाइज्ड है, ठीक है ना। ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन ये इसकी एरो, ये जो रेजोनेंस में जा रहा है इसका, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी के पार्ट नहीं है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो ये एरोमेटिसिटी का भी पार्ट है। देखिए दो, दो चार, दो छह, तो ये एरोमेटिसिटी में भी पार्ट ले रहा है और रेजोनेंस में भी पार्ट ले रहा है। यानी ये लोन पेयर तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये निकलता है तो मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी लूज होगी और वो मॉलिक्यूल कभी नहीं चाहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे समझो बिल्कुल इनअवेलेबल है। तो इनअवेलेबल है, जब दे ही नहीं पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, सबसे पीछे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये भी ऐसा, ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है ना। ये सिर्फ रेजोनेंस में जा रहा है, उसकी एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर रेजोनेंस में तो जा रहा है, तो ये उसके सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, लेकिन ये लोकलाइज्ड होने के साथ साथ कौन से नाइट्रोजन पे है, sp2 वाले नाइट्रोजन पे है, और ये लोकलाइज्ड होने के साथ साथ sp3 वाले नाइट्रोजन पे है। तो हमें पता है sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसकी बेसिक नेचर थोड़ा सा कम कर देगा। तो इसके बाद सी ऑप्शन आ जाएगा, और लास्ट में जो होगा डी ऑप्शन, यानी ये लोकलाइज वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मैक्सिमम बेसिक। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं सिक्स वाले एग्जाम्पल पे। तो सिक्स वाले एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सिक्स वाले एग्जाम्पल में यहाँ लोन पेयर जो है वो कैसा है, डी लोकलाइज्ड है, ये भी डी लोकलाइज्ड है, ठीक है ना। दोनों के लोन पेयर कैसे हैं, कोई रेजोनेंस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ का जो नाइट्रोजन होगा ये क्या करेगा, ये प्लस एम दिखाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप की तरह काम करेगा, प्लस एम की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा, प्लस एम की तरह काम करेगा, ठीक है ना। वैसे अगर आप सोचना चाहें तो यहाँ कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, डबल सिंगल लोन पेयर, पर ये वाला लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस एम लगाता है, प्लस एम लगाता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन तो प्लस एम लगाएगा, लेकिन ये CH3 यूनिट जो लगी है ये लगाएगी प्लस आई इफेक्ट, और हमको पता है प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्वानिडीन। इसको मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड माना गया है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक। कार्बन से तीनों साइड क्या जोड़ दो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और एक साइड डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई करो और बाकी साइड सिंगल बॉन्ड से, इसको बोलते हैं ग्वानिडीन। और इसी NH2 को अगर हम लोग CH3 से रिप्लेस कर देंगे तो इसको बोलते हैं एमाइडीन, ठीक है ना। तो ये हमारा मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस माना जाता है, ठीक है ना, ग्वानिडीन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो अब लोन पेयर से बेसिक नेचर नहीं चेक किया जा सकता है। अब हम लोग H+ से बेसिक नेचर की, जो जल्दी H+ एक्सेप्ट कर लेगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो जब मैंने इसके पास H+ भेजा तो ये फटाक से जाकर के इससे जुड़ जाएगा, NH3 बना लेगा। लेकिन जब मैं यहाँ H+ भेजूंगा तो यहाँ पे इसके पास आधा एरिया ही अवेलेबल होगा। क्यों आधा एरिया अवेलेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे लगेगा स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, यानी जो प्रोटॉन आना चाहेगा वो यहाँ पे आधे साइड से आ ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो ये जो होगा ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा कंपेयर टू बी वाले से, ठीक है ना। तो ए वाला इज मोर बेसिक देन बी वाला, ठीक। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन।